हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आता हूं जिसमें हम लोग साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री का सेशन। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम पढ़ते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने कल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। उसके आगे कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिनको समीकरण कहा जाता है गति के, उनके ऊपर भी बात करेंगे और भी कुछ सारे फैक्ट्स देखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हर क्लास में मैं आपको कुछ MCQ देता हूं जिनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हैं, तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो नेक्स्ट क्लास में देता हूं। तो मैं आज पहले वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद सेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मंथ एंड सेल है, जो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, जिसमें UPSC का जो कोर्स है आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा चीप रेट पे मिलने वाला है आपको। 9,999 में पूरा UPSC का प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स है, जिसमें आपको लाइव डाउट सेशंस, पूरे जो है डिटेल्ड वे में लेक्चर्स, साथ साथ इनके ऊपर MCQs, हर तरह की चीजें इसमें कवर होंगी। लाइव डाउट सेशन भी इसके साथ रहेगा जिसमें आप आंसर राइटिंग्स और भी कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी आप जो है इसके थ्रू जो है पूरा का पूरा आप एक सिंक्रोनाइज वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है, इसके लिए आपको एक कोड लगाना है, जिसका कोड क्या है, तो MN फ्लैश यूज करेंगे आप। तो MN फ्लैश के बाद ये कोर्स आपको कम हो जाएगा और सिर्फ 9,999 में पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो ये जो है आप वेबसाइट या फिर आप ऐप पर विजिट करेंगे तो ये दोनों ही जगह पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, तो MCQ की बात करेंगे। तो MCQ को देख लेते हैं। तो MCQ में पहला था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी, आई थिंक जितने लोगों ने फिजिक्स की क्लास देखी है, कुछ तो समझ में आ गया होगा कि भाई सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। जहां पर क्या क्या बात होती है, तो जहां पर आपका मैग्नीट्यूड की भी बात हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो। तो जहां जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, मतलब हिंदी में इन्हीं को कहा जाता है परिमाण और दिशा। जहां परिमाण और दिशा दोनों की बात की जाए, वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है सदिश राशि। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सदिश राशि की। तो अब सदिश राशि में क्या डिस्प्लेसमेंट को चाहिए होता है, विस्थापन को चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोली जाती है कि कैसे मूव करती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। तो यहां पर भी एक फिक्स डायरेक्शन है। तीसरी बात करें एक्सेलरेशन, जिसको क्या कहा जाता है, त्वरण। तो त्वरण भी जो होता है वो भी क्या है, एक तरीके की सदिश राशि है। तो इनमें तीनों ही सदिश राशियां हो गई। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था कि बटरफ्लाई, द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्योंकि कल हमने वाइब्रेटरी मोशन भी पढ़ा था, कंपन गति, सर्कुलर मोशन जो आपका एक वृत्ताकार में घूमना, लीनियर मोशन जिसको रेखीय गति कहा जाता है, परिपत्र गति कहा जाता है, और स्पंदनात्मक गति, और एक है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन है कि किसी तितली को लग रहा है कि भाई वो तितली कहीं पर भी उड़ सकती है, किसी भी तरीके से गोल भी घूम सकती है, सीधी भी जा सकती है, कुछ भी कहीं पर भी रैंडमली मूव हो सकती है। तो उसका जो मोशन है वो कोई फिक्स नहीं है, वो एक रैंडम मोशन है, कहीं से भी कहीं वो उड़ सकती है। तो ये जो है अनियमित गति के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन जो था, ये मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए। इसको क्लास में मैंने पावर का फॉर्मूला नहीं बताया था, तो ये कई बच्चों को नहीं आया था, तो इसका मैं सॉल्यूशन अच्छे से बता दे रहा हूं। ध्यान से देख लीजिए तो आपको काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पावर का आपको डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशंस का मतलब आयाम या विमीय सूत्र की बात करें। अब विमीय सूत्र में क्या जरूरत होती है, तो MLT की जरूरत होती है, जिसमें मैंने कल के सेशन में आपको MLT बताया था कि M क्या होता है। तो M मतलब होता है मास। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, लिखना सबको MLT ही पड़ता है। तो ये बताता है द्रव्यमान को। इसके अलावा L बताता है किसको, तो L बताता है लेंथ को, लंबाई को। इसके अलावा T बताता है टाइम को। तो आपको कोई भी जो फॉर्मूला है उसको MLT के टर्म्स में जब बताते हैं तो उसको डायमेंशंस कह दिया जाता है, विमीय सूत्र कहा जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर माने क्या, तो शक्ति होता है। अब आज भी अगर आप किसी को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की बात करें तो आप बताएंगे कि भाई मैं इतना काम कर लेता हूं, मेरे में तुमसे ज्यादा पावर है। तो पावर करने का मतलब, पावर का बताने का मतलब क्या है, तो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने की दर है, जिसकी ज्यादा होगी उसके अंदर पावर ज्यादा होगी। तो इसको जो है कहा जाता है वर्क डन
बाय टाइम टेकन। वर्क डन बाय टाइम टेकन का मतलब क्या हो गया कि कार्य बटा समय। अब कार्य को किससे दर्शाते हैं हम? जूल से। कार्य की यूनिट क्या है? जूल है। और आपका समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम बोल देते हैं क्या? वॉट। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो ये तो हो गया, लेकिन क्या इससे डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल पाएंगे? तो अभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए आपको इतना तो पता चल गया कि वर्क डन भी होगा और टाइम भी होगा। तो इन दोनों के लिए आपको जूल पता होना चाहिए कि जूल का मतलब क्या है। तो जूल किसको कहा जाता है पहले वो देख लेते हैं। तो वर्क डन को ध्यान से देख लीजिए। वर्क डन मतलब आपका क्या हो गया? कार्य का जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर हम सिर्फ विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, डायमेंशंस निकाल रहे हैं। वर्क डन जो होता है, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन यहां पर डायमेंशंस निकालने, इसलिए मैं यहां पहले बता दे रहा हूं। तो वर्क डन में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको फोर्स की बात की जाए तो फोर्स का आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए ये ऑलरेडी मैं हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं मानकर चल रहा हूं ये चीज आपको पता है। तो मास का मतलब क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का कल ही निकाला था हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। साथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन का मतलब यही है कि बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन में बल का तो क्या आ गया? फोर्स का क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब विस्थापन की बात करेंगे तो यहां पर एक और मीटर आ जाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा वर्क का क्या बन गया फॉर्मूला? तो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही आप क्या कह देते हैं? जूल कह देते हैं। तो ये जो जूल लिखा है, इस जूल का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अब आपको यहीं पर नहीं रुकना है, आपको क्या करना है? तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है वर्क डन बाय टाइम टेकन, यहां पर समय की भी बात करनी है। तो आपने ये पूरा का पूरा वर्क का निकाल लिया। अब इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो गया आपका? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर आपका ये ए हो गया, ये वाली लाइन में बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इसको इसी में लगा दीजिए। तो ए इंटू डी मतलब केजी मीटर स्क्वायर इंटू 1, और बी का मतलब सेकेंड स्क्वायर इंटू बी इंटू सी इंटू सेकेंड। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो अब जो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब को ही तो आपको किस में निकालना है? डायमेंशंस में निकालना है। तो यहां पर केजी का मतलब क्या है? द्रव्यमान, मास। तो मास कितने बार आ रहा है? मास कितने बार आ रहा है यहां पे? तो मास आ रहा है सिर्फ एक बार। तो यहां पर आप लिखेंगे m1। इसके बाद मीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई से हो जाता है, क्योंकि मीटर यूनिट लंबाई की है। तो मीटर के ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो l स्क्वायर हो गया। और सेकंड क्या है? सेकंड है 3 बार, लेकिन सेकंड है डिनोमिनेटर में, नीचे दिया है। तो जब ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m1 t स्क्वायर माइनस 3। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो यही वाला सही हो गया, क्योंकि m के ऊपर 1 मतलब m के ऊपर 1 है तो किसी की भी पावर 1 है। अगर x लिखा है तो x को अगर 1 है तो भी x ही लिख सकते हैं। तो ऐसे ही m यहाँ पर 1 लिखा है तो m टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू m ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा m1 l स्क्वायर t माइनस 3। तो बहुत सिंपल सा था, बट क्या है, हमको धीरे धीरे अगर फॉर्मूले याद है, हमको डिराइव्ड यूनिट व्यत उत्पन्न इकाइयाँ पता है, तो एकदम बेसिक से चीज़ें अगर हमको आएंगी तो हम कोई भी चीज़ है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, धीरे धीरे आपको भी आने लगेगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। जब भी कोई चीज अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, इसी तरह से घूमना चालू हो जाए तो उसको क्या, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब अपनी ही जगह पर घूम रहा होता है, तो वो कौन सा जो है मोशन है? क्या वो आपका वाइब्रेटरी मोशन है? तो नहीं। मतलब वो स्पंदनात्मक गति है? तो बिल्कुल नहीं है। अनुवाद की गति है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन है क्या? तो नहीं है। सर्कुलर है क्या? तो सर्कुलर में किसी एक सेंटर के अराउंड घूमना होता है, मतलब परिपत्र गति में किसी एक चीज के आधार पर घूमना होता है। और रोटेटरी मतलब अपनी ही जगह पर घूर्णन गति है, तो इसमें कौन सी गति आ जाएगी? घूर्णन गति आ जाएगी। इसके बाद दिखाता है इफ द लाइन ऑफ मोशन इज कर्व्ड देन बॉडी एग्जिबिट। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई लाइन ऑफ मोशन अगर कर्व्ड हो गई, वहां पर क्या हो जाए, यदि गति की रेखा घुमावदार है, ऐसी घुमावदार है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है? रेखीय गति। रेखीय गति मतलब लीनियर मोशन में क्या होना चाहिए? कोई भी चीज सीधी जानी चाहिए। इसके अलावा रोटेटरी मतलब वो अपनी ही जगह पर घूमनी चाहिए, घूर्णन गति। इसके बाद ये टर्म क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन। वाइब्रेटरी तो आपको कल पता ही चल गया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको हमने लिखा है अनुवाद की गति या ट्रांसलेशन मोशन, ये क्या होता है? तो ट्रांसलेशन मोशन जो है, यही तीनों को क्या कह दिया जाता है? ये ध्यान से याद रख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन मोशन का मतलब आ रहा है, तो ट्रांसलेशन का मतलब रेक्टिलिनियर भी है, सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है। तो ये तीनों को ही शॉर्ट फॉर्म में या इन्हीं के टाइप को क्या कह दिया जाता है? ट्रांसलेशनल। तो अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की चीज मिले तो वो मतलब है किसके अंदर? ट्रांसलेशनल के अंदर ही है, अनुवाद की गति के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन के ही सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वक्रीय गति हो, चाहे रेखीय गति हो, चाहे पीरियोडिक मोशन हो, तो ये तीनों इसी के एग्जाम्पल है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमने कल मैकेनिक्स का जो पार्ट था वो स्टार्ट किया था। आज क्या पढ़ने वाले हम? लॉज ऑफ मोशंस या इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज थोड़ा सा एनालिटिकल भी जो है एनालिसिस करेंगे। कल की लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको पढ़ते हुए आगे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन पर कैसे कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। एमसीक्यू बहुत सारे किए हैं, थोड़ा सा हम मेंस का टच लेते हुए कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करने होंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी आज चीजें छुएंगे। तो कल मैकेनिक्स स्टार्ट किया था। मैकेनिक्स में जो हमने मोशंस की बात करी थी कि गति का जो अध्ययन है भौतिकी के अंदर, वही यांत्रिकी होता है, मैकेनिक्स होता है। इसके अलावा विमीय सूत्र की बात करी थी, तो इसमें बहुत सारे विमीय सूत्र मैंने आपको बताए हुए थे। इसके अलावा पावर का आज मैंने बताया ही, इसके अलग अलग प्रकार देखे थे। इसी में जो है अलग अलग मोशंस देखे थे कि कैसे सरल रेखीय गति होती है। फिर रेक्टिलिनियर या सरल रेखीय गति में जैसे फिसल पट्टी से फिसलना, बंदूक का चलना, पेड़ से किसी चीज़ का गिरना, मार्चिंग होना, परेड होना, ये हमने डिस्कस किया था। सर्कुलर के अंदर ये विक्रीय गति कहलाती है और वक्रीय गति ये कर्वीलिनियर होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जितनी भी गति बताई मैंने, ये तीनों ही इसी के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो कौन सा है? तो इसके अंदर रेक्टिलिनियर आ जाए, सर्कुलर आ जाए, इसके अलावा जो है आपका एक कर्वीलिनियर आ जाए, सर्कुलर और आपका कर्वीलिनियर वक्रीय गति। इन सारी चीज़ों को किस में रखा गया है? ट्रांसलेशनल मोशन। उसी पे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया हुआ था। तो ऐसे कभी आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। वो सारे किसके पार्ट हैं? ट्रांसलेशनल मोशन के ही पार्ट है। तो वो कर्व से जो मुड़ता है उससे। इसके अलावा कंपन गति हमने देखी थी, स्प्रिंग के अंदर झूला झूलते हैं, या ये आपका फोर्क जो होती है, जो आपकी फिजिक्स लैब में आपने देखी होगी बचपन में। इसके अलावा ये अलग अलग तरह के मोशंस आपने देख लिए थे। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर भी बात करी थी कि भाई दूरी और आपका विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन पर मैंने आपको कल बताया था कि दूरी जो है वो क्या है? एक तरीके से आपकी स्केलर क्वांटिटी है। दूरी जो डिस्टेंस जो होती है वो आपकी अदिश राशि होती है और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो इसमें हमने कल डिस्कशन किया भी था। इसके अलावा अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ आए कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे इसको। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हमारी इससे ही जुड़ी हुई होगी। तो देखिए क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, अगर किसी वस्तु ने कुछ दूरी तय की है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि हां तो अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी पेश करिए। तो हमें क्या करना है, यहां पर एक एग्जाम्पल देना है। सबसे पहली चीज है कि कोई चीज क्या कर रही है? दूरी तय कर रही है। मतलब दूरी तय करने का मतलब कोई चीज एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, अब ए पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद वो 5 मीटर आगे गई, 5 मीटर आगे जाने के बाद वो 5 मीटर और गई, फिर 5 मीटर गई,
फिर आपका 5 मीटर और आगे बढ़ी। तो देखा जाए तो इसने डिस्टेंस या दूरी कितनी तय कर ली? तो 20 मीटर तय कर लिया, 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन अगर हम बात करें ये किस पॉइंट पर पहुंच गई है, तो ये जो है जहां से चालू हुई थी वहीं पहुंच गई है। तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी गई, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो इसके ए पॉइंट से कहां पहुंची है? ए पॉइंट पर ही पहुंची है। और हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी। डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। तो कोई चीज मिनिमम डिस्टेंस कब ट्रैवल कर पाता होगा? कोई भी न्यूनतम दूरी कब तय करती होगी? जब उसके प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट, मतलब प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इसके कारण ये ए से स्टार्ट हुई, ए पर ही गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, मतलब अगर किसी वस्तु ने कुछ दूरी तय की हो, तो बिल्कुल अगर कोई भी चीज एक दूरी तय कर सकता है। आप ऐसा एग्जाम्पल वहां पर बनाकर दिखा दीजिए कि ए 5 मीटर, बी से सी 5 मीटर, सी टू डी 5 मीटर और डी टू ए 5 मीटर। तो क्या उसका जो है विस्थापन शून्य हो सकता है? तो बिल्कुल इसमें भी विस्थापन शून्य हो सकता है। और उसका रीजन क्या आप देंगे? उसके लिए एक उदाहरण इस तरीके से बनाकर बता दीजिए। सपोर्ट योर आंसर के लिए क्या बोलेंगे कि एज वी नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जैसा कि हमको पता है विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों में क्या होता है? इनमें दिशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस की। तो अगर कोई वस्तु अपने ही स्थान से चलकर वहीं पहुंच जा रही है तो उन दोनों की जगह में जो अंतर आया वो शून्य है। तो उस तरीके से आप वहां पर बता सकते हैं कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, वहां पर डायरेक्शंस भी हैं और वहां पर आपका मैग्नीट्यूड भी है। तो उस तरीके से आप इस आंसर का सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको यहां भेद बताना है। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड होती है। तो देखिए यहां पर ये चीजें आपको आती हैं, लेकिन मैंने इन चीजों को इसलिए इंक्लूड किया है कि आप जो भी चीज समझ पा रहे हैं आप अपनी कॉपी उठाइए और एक बार कोशिश करिए लिखने की कि क्या हम इसको लिख पा रहे हैं। तो इसलिए कुछ डिस्कशंस में क्लास में इसलिए करा रहा हूं कि सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा कैसे लिखना है, कैसे समझना है। तो अगर आपको इसके एकदम बेसिक चीज क्लियर होगी तो आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि हम क्या क्या बता सकते हैं। तो दोनों की यूनिट तो सेम होती है, भेद हमको डिस्टिंग्विश करना है स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। और वेलोसिटी क्या है? तो ये जो है वेग जो होता है वो आपका सदिश राशि होती है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा, फॉर्मूले तो दोनों में सेम है। इसके अंदर क्या लगेगा? तो इसके अंदर ये डायरेक्शन लेस रहेगा। मतलब आपकी जो स्पीड है, मतलब आपकी जो गति है वो क्या है? तो गति बताया गया कि ये दिशा विहीन है। लेकिन ये क्या है? यहां पर मैग्नीट्यूड भी लगेगा, डायरेक्शन भी लगेगा। तो दोनों ही चीजें यहां पर एक्सप्लेन की जाती हैं। तो इसमें जो है आप कुछ चीजें बता सकते हैं, जैसे कि क्या क्या? तो आपका यहां पर आप स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जो चीजें बता रहे हैं, तो इसमें देखिए स्पीड जो है वो किससे मिलकर बनी है? तो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाता है, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो यहां पर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
देखिए बहुत सारे अंतर हैं दोनों में। एक जगह पे क्या आ रहा है, जो गति है, गति में आ जा रही है दूरी बटे समय, और यहां पर आ जा रहा है विस्थापन। मतलब जब हम वेग की बात करते हैं तो वेग कुछ इस तरीके से काम करता है, और वहां पर जो है डिस्टेंस आ जाता है। तो दोनों के अंदर क्या अंतर आ गया, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब एक दूरी एक विस्थापन। तो जैसे कि शुरू में भी बात करी थी, दूरी क्या है, तो दूरी अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया था वो दूरी एक क्या हो गई, तो दूरी हो गई आपकी अदिश राशि। मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जो है इसी सेम चीज से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी अंतर बता सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक मॉडल आंसर आपको यहां पर दिया है कि इसके बेसिस पर अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी आ जाए तो आप इन दोनों के बेस पर जाएं। एक बना है किससे, एक बना है डिस्टेंस से, एक बना है डिस्प्लेसमेंट से। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए यहां पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब हो जाता है दूरी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं विस्थापन की। देखिए हिंदी हो या इंग्लिश, डिफरेंस आप दोनों में ही लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मतलब किसी भी वस्तु ने कितनी दूरी, मतलब कितनी जो है लंबाई तय की हुई है, उसको कह दिया जाता है क्या, दूरी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां पर न्यूनतम दूरी की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैं बार बार बताता रहता हूं आपको, न्यूनतम दूरी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। 2 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं आप। ये कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि, और ये हो गई आपकी सदिश राशि। तो यही सेम चीज आप वहां पर भी बता सकते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा वो हो गया। इसके अलावा डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ साथ ये जीरो भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि उसमें जीरो आ रहा था आंसर, तो वहां पर जीरो भी आ सकता है। इसके अलावा द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कोई इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो हम सारी चीजों को मेजर करते हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम फाइनल पॉइंट की बात करते हैं कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचा, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वहां पर हम वेक्टर सम कर देते हैं, उनके बीच में न्यूनतम दूरी को जोड़ देते हैं। इसके अलावा देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन देयर इज अ मोशन। जब भी गति होगी तो क्या होगा, वहां दूरी तय होगी। लेकिन ये हम नहीं कह सकते विस्थापन में। अगर दूरी तय हुई है, हम रोज घर से निकल रहे हैं और घर ही पहुंच जा रहे हैं, तो हम घर से निकलने के बाद हमारा विस्थापन तो हमेशा कैसा है, शून्य ही है। और लाइफ लॉन्ग हम अपने घर में रहते हैं तो हम कभी ना कभी तो हमारे घर लौटते होंगे, तो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर हम सुबह घर से निकले, कुछ काम किया, वापस अपने घर आए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो हमारा रोजाना ट्रैवल हो रहा है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी से बोलते हैं कि भाई हमने तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तय किया है, वो फ्यूल क्यों खा रही है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगी। वो बोलेगी कि भाई मैं तो डिस्टेंस को समझती हूँ, डिस्प्लेसमेंट को नहीं समझती हूँ, क्योंकि उसको तो फ्यूल चाहिए। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप जहां से शुरू हुए और वहीं वापस पहुंच गए, तो आपने कुछ नहीं आगे बढ़े। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे जोड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई से, कि हर दिन आपको कुछ नया सीखना है। अगर आप वहीं के वहीं रह गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो रहेगा। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, एग्जाम के लिए चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको धीरे धीरे दूरी तय करनी है, लेकिन दूरी तय करनी है जो कि आपका मिनिमम भले हो, लेकिन उसी को आप काउंट करेंगे। इसके अलावा इसको भी मीटर से काउंट करते हैं, इसको भी मीटर से काउंट करते हैं। तो ऐसे 4-5 डिफरेंस आप बनाकर लिख सकते हैं, चाहे आपको स्पीड आ जाए, चाहे वेलोसिटी आ जाए, चाहे डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आंसर राइट करने में आपको मदद होगी। तो देखिए यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि ये 5 पॉइंट मैंने आपको जो बताए यही लिखिए, आपको जो लग रहा है वो लिखिए, लेकिन समझ कर लिखिए। आप एक आध एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि भाई दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप अपने ऊपर ऐसा कोई लैंग्वेज फॉलो नहीं करनी है, पॉइंटर्स में भी लिख सकते हैं एग्जाम्स में। तो डिफरेंस आए तो इन चीजों को बस आपको बेस पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी, स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये जो है आपका डायरेक्शन यूज करता है, ये डायरेक्शन लेस होता है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पर भी हमारी कल बात हो गई थी। एक्सेलरेशन क्या होता है, a = v-u/t होता है। अब a का मतलब यहां क्या होता है, तो त्वरण होता है, जिसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। और v का मतलब क्या होता है, तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग, और t का मतलब समय, टाइम। तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि त्वरण जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्योंकि वेलोसिटी की जो है मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड। तो ये हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, और a का मतलब क्या वहां पर त्वरण, t का मतलब समय, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमको देखना है वो एक क्वेश्चन इससे भी देखना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन से, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए ये बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं। अब देखा जाए तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसे घबराना नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, ये आपसे पूछा जाएगा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। आपने ये सिर्फ a इक्वल्स टू v बाई टी लिख लिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से नहीं होगा, इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि एक समान वेग से गति करने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला अभी आपने देखा है उस फॉर्मूले को समझिए ध्यान से। वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, उस फॉर्मूले में दिया हुआ है कि त्वरण मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका v माइनस यू बाई टी। ध्यान से देखिए, v का मतलब हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपका प्रारंभिक वेग। ये तो समय हो गया। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या होता है त्वरण। बहुत ही सिंपल वे में, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते आप पहले 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे थे, फिर आपकी स्पीड, आपने एक्सीलेटर दिया, आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 से हो गए आपकी 30। तो इस तरीके से आप जो है बदलाव होता जा रहा है। फिर आपने ब्रेक लगाया तो आप 0 पर भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो है आपकी एक्सेलरेशन, त्वरण में बदलाव आता रहता है। अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब कि भाई आप कभी ना कभी तो कहीं से शुरू होते होंगे। जैसे आपकी गाड़ी घर पर रखी है, गाड़ी आपने निकाली तो गाड़ी तो रेस्ट पे थी, कैसी थी, स्टेशनरी थी एकदम, वहां पर वो तो मूव नहीं कर रही थी। तो वहां पर जो है वो क्या थी, स्थिर अवस्था में थी, रेस्ट पे थी। तो रेस्ट पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट पर वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी का मतलब वेग है, कि वेग का मतलब कि कितनी दूरी तय कर रहा है कुछ निश्चित समय में। तो जब आप रेस्ट पर हैं तो क्या वेग है, शून्य है। और धीरे धीरे जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आगे बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी में बदलाव आ गया। तो इस फॉर्मूले में ये कहा जाता है कि भाई जहां पे गाड़ी शुरू हुई थी उसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना था, और जब गाड़ी की बात की जा रही है जहां पर वो अभी चल रही है उसको कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कोई एक समान गति से चल रहा है, मतलब एक समान गति, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक समान। जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते थे बचपन में, तो आपके स्कूल में सारे बच्चे एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनते होंगे। क्यों पहनते होंगे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। तो यहां पर भी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, सब एक जैसी है, मतलब इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही। तो अगर इनिशियल अगर हम मान लेते हैं 10 हो और फाइनल भी 10 हो, क्यों, क्योंकि यहां पर एक समान गति की बात करी जा रही है। तो एक समान गति जो है वो दोनों ही आपकी इक्वल है, मतलब यहां पर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ही इक्वल है, तो यहां पर है v माइनस यू, मतलब 10 माइनस 10। तो 10 माइनस 10 तो क्या हो गया, 0 हो गया। भले टाइम कितना भी लगा हो, उससे क्या करना, अगर ऊपर 0 आ गया तो सब कुछ 0। तो बेसिकली यहां पर त्वरण एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। इसको शून्य आप बता सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो मतलब हमें क्या पढ़ना है, गति के समीकरण पढ़ने हैं। तो ये आप जो है
इनको इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा इनको इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स भी कहा जाता है। काइनामेटिक्स का मतलब ही होता है मोशन, मतलब गति का ही समीकरण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए, चाहे आपको जो है लॉज ऑफ मोशंस आ जाए, या गति के समीकरण आ जाए, या गति के नियम आ जाए, तो इनमें यही आपकी इक्वेशंस आती हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस आती हैं? तो बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसके अलावा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन चीजें एकदम बिठा लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्या है ये समझ लीजिए। v शब्द का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हमने अभी बात करी थी, अंतिम वेग। और u शब्द को क्या बोला जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करी, प्रारंभिक वेग। इसके बाद क्या है? इसके बाद यहां पर आपको a दिख रहा है, a का मतलब क्या है? त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन। t का मतलब टाइम, तो वहां पर टाइम आ गया। इसके अलावा और कौन सा शब्द नहीं पता है आपको? s नहीं पता है, तो s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। s का मतलब क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा विस्थापन। ध्यान से देख लीजिए, ये क्या हो गया? विस्थापन। u का मतलब इनिशियल, t का मतलब टाइम, हाफ का तो कुछ होगा नहीं, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब जो है टाइम ही होता है। तो देखिए यहां पर जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं, इसमें s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो अब देखिए इस तरह की क्वेश्चंस आपको आते हैं जो कि किस पर बेस्ड होते हैं? लॉज ऑफ जो इक्वेशन है, या मोशन ऑफ इक्वेशन है, या इक्वेशन ऑफ मोशन है, या आपका इसी को गति के समीकरण कहा जाता है, लॉ ऑफ काइनामेटिक्स कहा जाता है, या इक्वेशंस ऑफ काइनामेटिक्स कहा जाता है। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। अब इसमें क्या होगा, कहीं आपको क्वेश्चन में आएगा कि भाई फाइनल वेलोसिटी निकालिए, अंतिम वेग निकालिए, उसमें आपको इनिशियल दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, त्वरण दे देगा, टाइम दे देगा, तो आप ये निकाल लेंगे। किसी केस में आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बाकी सारी चीजें पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, बट आपको उससे पहले वेग के बारे में, दूरी के बारे में, मतलब आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सारी चीजों के ऊपर अच्छे से कमांड होना चाहिए। तो आज जो है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, इसके अलावा कुछ आपको भी दूंगा। नहीं आएंगे तो उनके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनको सीखना है कि यहां से आपने अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सीधे सीधे आपको नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा इसमें। तो बस समझने की बात है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सीख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपको, अ स्कूटर ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। एक स्कूटर चल रहा है तो वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, और उसकी गति 4 सेकेंड बाद क्या हो जा रही है? 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। तो स्कूटर के अंदर त्वरण का पता लगाइए। तो स्कूटर के अंदर त्वरण तो हो रहा है, तभी तो स्पीड बढ़ रही है उसकी। मतलब आपका एक्सेलरेटर क्यों देते हैं गाड़ी में? कि आप स्लो चल रहे थे तो फास्ट चलने लगे। तो ये स्कूटर भी चल रहा है, मान लीजिए जाए आप ही उसी स्कूटर पर बैठे हैं, तो इस स्कूटर से आप बढ़ रहे हैं और आपकी पहले स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद आपने एक्सीलरेटर दिया होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगा दें? तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन लगाएं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास v भी दिया है, u भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो इससे एक्सेलरेशन आसानी से आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे तो ये वाली इक्वेशन लगानी है। तो ये वाली इक्वेशन लगाने के लिए आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिया है? s दिया है, और s का मतलब क्या होता है? विस्थापन दिया है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं दिया है कि उसने कितना विस्थापन किया है। यहां पर आपको सिर्फ दिया है कि उसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो पहले 10 थी, फिर 20 हो गई। कितने सेकंड में हो गई? 4 सेकंड में हो गई। तो ये वाली इक्वेशन हम नहीं लगा सकते,
मतलब ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही इक्वेशन आनी चाहिए। आप इक्वेशन साइड में लिख लीजिए, उस इक्वेशन में जो जो फुलफिल हो रहा है उसको बताते जाइए। तो देखिए यहां पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT क्या फुलफिल हो रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है, a नहीं है और t है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण ही निकालना है। तो इसको देख लीजिए, तो क्या है आपके पास v, मतलब पहले वो 10 से कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। तो 10 से वो 20 हो रहा है, तो v का मतलब क्या हो गया? मतलब उसका अंतिम वेग क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग क्या है? तो 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड। इसके अलावा a ही तो निकालना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इसके अलावा अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये पढ़ा ही था आपने। तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको जब एक्सेलरेशन निकालना सिखाया था, तो एक्सेलरेशन में क्या सीखा था आपने? यही सीखा था कि a का मतलब त्वरण, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब इनिशियल वेग, t का मतलब टाइम। तो a जो है वो निकल जाएगा आपका, कितना हो गया था? 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड और डिवाइडेड बाय 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 20 में से 10 जाएंगे तो आपका बचेगा 10 मीटर प्रति सेकंड और यहां पर आ जाएगा आपका 4 सेकंड। तो देखिए ये कितना हो गया? तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका त्वरण जो है वो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ही आगे बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ये चीज आगे जा रही है। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड 5 सेकेंड आफ्टर इट वॉज ड्रॉप्ड। यहां से एक चट्टान जो है क्या हो रही है? गिराई गई है वस्तु, एक चट्टान से एक वस्तु गिराई गई है, कितनी? 10 मीटर प्रति सेकेंड के निरंतर त्वरण के साथ गिरती है और 5 सेकेंड बाद इसकी गति ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो है आपको गति, मतलब इसकी जो है आपको क्या चाहिए? तो इसकी आपको स्पीड बतानी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको उसके आंसर करने हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी आप ही नोट करेंगे, इसको भी आप ही ट्राई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर बताइएगा। तो ये जो है मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, 2 क्वेश्चन आपको करके आने हैं और इन 2 क्वेश्चंस के बाद जो है वो आप आसानी से इन चीजों को सॉल्व करिएगा। नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो इन इक्वेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए, उनमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और आज जो मेंस के क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस किए हैं उनको आप खुद से ट्राई करना चालू करिए। तो धीरे धीरे ऐसे हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि हमारा साइंस, जितने भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलना ना पड़े कि इस क्लास के बाद हमारा साइंस कमजोर रह गया है, हम एग्जाम्स में उसमें सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। तो ये इसी जो है, जो बोला जाए कि इसी जो एनर्जी के साथ हम काम करेंगे ताकि हम आसानी से एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी तरह का आपको कोई डाउट है या किसी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, अगर आपको लगता है तो इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, या आप लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चंस अगर हमें नहीं बन रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर भी कोई भी डाउट है उसको लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिंगल इंटरेक्शन क्लास है कि मैंने जो बोल दिया बस आपको समझ लेना है। आपको जहां डाउट आएगा, जो भी चीजें आएंगी उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे सब्जेक्ट सॉल्व करना है। हमें सिर्फ जो है सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है। तो हमारा मेन मोटो सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं, सब्जेक्ट सिखाना है। तो उसी जो है एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ना है जिस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ जो मैंने आपको बताया है, आपको कोई भी चीज लगे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शंस में इन हैंडल्स पे या मेल कर सकते हैं। आपको जो भी लगे आप कर दीजिएगा। तो होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके कुछ कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा बेहतर हुए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।